नमस्कार। चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी जी की लिखी कहानी जंगल में घड़ी। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता दूसरी बार शहर घूमने आया था। मकानों की छतों पर कूदते कूदते एक कमरे के खुले दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वह बिना किसी से पूछे ही उसमें घुस गया। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपना चेहरा देखकर वह एकाएक बेहोश हो गया। वह अपने को बड़ा खूबसूरत समझता था, पर शीशे ने उसे धोखा दे दिया। वह बड़ा दुखी हुआ। खींच के मारे उसने शीशे को मुंह में गिराकर वहां रखी एक अलार्म घड़ी चोरी से उठाकर अपनी जेब में रख ली और पेड़ों पर उछलता कूदता जंगल में वापस लौट आया। बंदर को घड़ी अच्छी चीज लगी थी। पहली बार शहर में जाते ही इस पर उसकी नजर पड़ी थी। उसने वहां पर सभी को घड़ी के हिसाब से काम करते देखा था, इसलिए इस बार उसका भी मन हुआ था कि शहर की घड़ी को जंगल में ले जाया जाए। बंदर ने जो घड़ी चुराई थी वह ट्रिन ट्रिन करके बजती भी थी। उसने वह घड़ी ले जाकर जंगल में राजा शेर सिंह को भेंट में दे दी। बंदर से घड़ी की महिमा सुनकर राजा शेर सिंह बहुत खुश हुआ। राजा शेर सिंह ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा। घड़ी टिक 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 करके चल रही थी। राजा शेर सिंह ने घड़ी को अपने कानों में लगा लिया और आंखें बंद कर ली। टिक टिक की आवाज उन्हें इतनी प्यारी लगी कि वे सो गए। राजा शेर सिंह को दरबार में सोता देख सब जानवर असमंजस में पड़ गए। सोते हुए राजा को अब जगाए कौन? राजा शेर सिंह अगर इसी तरह से दरबार में सोएंगे तो राज का कामकाज कैसे चलेगा? सब इसी उधेड़बुन में थे कि तभी घड़ी की तेज टिनटिनाहट ने राजा शेर सिंह चौंक कर जाग गए। सब जानवर वाह वाह कर उठे, बोले यह तो बड़े काम की चीज है, यह सबको सुला भी देती है। घड़ी हो तो सोने जागने की चिंता मिट जाए। राजा शेर सिंह ने खुशी से दहाड़ कर कहा, जंगल के सभी जानवरों, खामोश होकर सुनो। कल से हमारे राज्य में भी सब काम वक्त पर होगा। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना, वक्त पर मिलना जुलना, वक्त पर आना जाना। जो वक्त की पाबंदी नहीं मानेगा वह दंड का भागीदार होगा। सभी जानवर एक स्वर में कहा, हम सभी वक्त के पाबंद बनेंगे। राजा शेर सिंह घड़ी लेकर अपनी गुफा में चले गए। दिक्कत यह थी कि घड़ी पूरे जंगल में एक ही थी, इसलिए जंगल के जानवरों को जगाने की जिम्मेदारी राजा शेर सिंह पर आ गई थी। उन्हें घड़ी देखकर दूसरे दिन सुबह जंगल के जानवरों को दहाड़ मारकर जगाना था। कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास से और कुछ घड़ी की टिकटिकाती आवाज से राजा शेर सिंह की आंखों की नींद गायब हो गई। राजा शेर सिंह रात भर घड़ी देखते रहे और करवटें बदलते रहे। बंदर ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था, मगर अलार्म बजा नहीं और सुबह पहले हो गई। आदतन कुक्कुट मुर्गे ने बांग दे दी। राजा शेर सिंह कुक्कुट मुर्गों की बेअदबी पर बहुत नाराज हुए। धूप निकल आई थी। जंगल के सभी जानवर लेटे लेटे करवटें बदल रहे थे। राजा शेर सिंह के डर से कोई उठ नहीं पा रहा था। सब उनके दहाड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब सोच रहे थे, आखिर ये कैसी घड़ी है? कुछ सोचने लगे, कहीं राजा शेर सिंह ही तो नहीं सो गए। राजा शेर सिंह भी लेटे लेटे यही सोच रहे थे। आखिर उन्होंने बंदर को बुलावा भेजा। बंदर ने घड़ी को देखकर कहा, महाराज, इसमें तो आप चाबी भरना ही भूल गए, घड़ी बंद हो गई है। तभी राजा शेर सिंह को जंगल के जानवरों को जगाने की बात याद आई। राजा शेर सिंह के डर से सभी जानवर चुप्पी साधे पड़े थे। कुछ चुपके चुपके गर्दन उठाकर देख भी रहे थे। झेंपते हुए राजा शेर सिंह ने दहाड़ मारी। उनकी दहाड़ पर सभी जानवर झटपट उठ खड़े हुए और हाथ मुंह धोने के लिए नदी की ओर भागे। घड़ी बंद होने के कारण उस दिन जंगल का सारा काम गड़बड़ हो गया। घड़ी की इस बेअदबी पर राजा शेर सिंह बहुत नाराज थे। घड़ी ने उनकी नाक कटवा दी थी। उन्होंने घड़ी को फेंक देना चाहा, मगर बंदर ने कहा, महाराज, इसमें घड़ी का कोई कसूर नहीं है, कल पुर्जे वाली चीज है या पहली बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है। राजा शेर सिंह
बंदर की बात सुनकर उठ खड़े हुए। बोले, ठीक है, मगर आज से घड़ी में चाबी देने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो आज्ञा महाराज, बंदर ने सिर झुकाकर कहा। राजा शेर सिंह ने घड़ी के समय के हिसाब से जंगल का सारा काम बांट दिया था। हर चीज का समय तय हो गया था। राजा प्रजा को अब घड़ी के मुताबिक चलना था। समय के अनुसार चलने में सबसे अधिक परेशानी राजा शेर सिंह को हो रही थी। अब तक उन्होंने कोई काम समय से किया ही नहीं था। उन्हें बड़ी दिक्कत होती। कहाँ वो दिन भर गुफा के बाहर दरबार लगाए बैठे रहते थे। जिनका मन होता फरियाद लेकर आ जाता था। अब वक्त तय हो गया था। राजा शेर सिंह बैठे बैठे मक्खियां मारते और घड़ी देखते रहते। घड़ी उन्हें बांध दिया था। शिकार का वक्त होने पर वे शिकार करने जाते। घड़ी के कारण राजा शेर सिंह के शिकार का समय जंगल में सबको मालूम हो गया था। फल यह हुआ कि सारे जानवर उस समय छिपकर बैठ जाते थे। राजा शेर सिंह को भूखा प्यासा घर लौटना पड़ता था। उस पर हालत यह कि उन्हें ही दहाड़ मारकर जंगल में समय की सूचना देनी पड़ती थी। राजा शेर सिंह अधमरे हो गए। जंगल के जानवरों ने भी समय की पाबंदी मान तो ली थी, मगर इस पर चल नहीं पा रहे थे। रोज राजा शेर सिंह के सामने उनकी पेशी होने लगी। राजा शेर सिंह सबको आदमियों की तरह दो टांगों पर खड़ा करने लगे। इस तरह सारे चौपायों को दो टांगों पर खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती थी। वे मन ही मन घड़ी को अपना दुश्मन समझने लगे। घड़ी कुछ अपनी भी हरकतें करती थी। कभी वह आधी रात को अलार्म बजाकर पूरे जंगल को जगा देती। कभी तेज चलने लगती तो कभी धीमी चलती। कभी गलत घंटी बजाती थी, कभी बंद हो जाती थी। घड़ी के समय से काम करते करते सब जानवरों की समझ धीरे धीरे खत्म हो गई थी। बंदर को शहर जाकर समय मालूम करना पड़ता था। जब घड़ी चलने लगती तब जंगल का काम चलने लगता। एक दिन जंगल में न जाने कहां से एक खूंखार भेड़िया घुस आया। कालू कौवा या खबर देने शेर सिंह के पास पहुंचा, मगर वह राजा से मिलने का समय नहीं था। जब थोड़ी देर बाद राजा शेर सिंह मिले, तब तक दुष्ट भेड़िया कुछ जानवरों का नाश्ता करके भाग गया था। राजा शेर सिंह हाथ मलते रह गए। धीरे धीरे राजा शेर सिंह घड़ी के झंझट झमेले से बेहद चिड़चिड़े हो गए। उन्हें लगता कि जंगल का बादशाह तो यह घड़ी ही है। वे सब घड़ी के गुलाम हो गए हैं। उनको अब हर काम के लिए घड़ी का मुंह देखना पड़ता था। उन्हें घड़ी पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन राजा शेर सिंह को भूख सहने की शक्ति समाप्त हो गई। मारे क्रोध के वे तिलमिला उठे। उन्होंने गुस्से में घड़ी से कहा, तूने पूरे जंगल को गुलाम बना दिया है, आज मैं तुझे ही खा डालूंगा। यह कहकर शेर सिंह मुंह खोलकर घड़ी को गड़प कर गए। घड़ी पेट में जाते ही अलार्म बजाने लगी। राजा शेर सिंह के पेट के अंदर घंटी बजने लगी। उनका पेट फूलकर ढोल हो गया। झटपट वैद्यराज भालू बुलाए गए। उन्होंने शेर सिंह का पेट चीरकर घड़ी निकाली। तब राजा शेर सिंह की जान बची। ठीक हो जाने के बाद राजा शेर सिंह ने बंदर को बुलाया। बेचारा बंदर कांपता हुआ आया। राजा ने उसका कान पकड़कर कहा, इस मनहूस घड़ी को जहां से लाए हो वहां जाकर रखाओ और कान खोलकर सुन लो। खबरदार, अब कोई चोरी की चीज जंगल में मत लाना। तुम्हें मालूम नहीं, चोरी की चीज हजम नहीं होती। नहीं तो क्या मेरा हाजमा इतना खराब है? यह कहकर वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी खून का रिश्ता। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर की छींटें हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचा ज्यादा छोटा भाई है, मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ, आधा गिलास, मंगलसेन कहता है
और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई थी, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपनों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य समधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसे उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगल सेन के बदन से सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा तुमसे, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे, वीर जी कहते हैं। सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, वीर जी आए हैं। चाचा मंगल सेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक 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 करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कस लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा। लगा लो शर्त, 2 रुपए की शर्त लगती है। बस बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के इन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से बस आगे मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा, पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब अपने बेटी की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपए लेकर सगाई डलवा आइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली, वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी। बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 समधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी पेंच कस दें, और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहते, अपनों से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुके थे, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनते थे। खाकी रंग सरकारी रंग है,
पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना ऐठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी भवें, दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए। आओ मंगल सेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को प्रणाम करो। बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बाबूजी ने बेटों को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को प्रणाम किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन धो रहा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगे नहीं टूट जाएगी, बाबूजी बोले। या खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा कर लाओ। माँ जी ने दांत तले ओठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मल कर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वो गद्दी पर बैठे रहें ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकानदार पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के ऊपर दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी। चपातियां खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था। उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी, वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई से सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने ओंठ भींच लिए। मंगल सेन की पुलकन सिहरन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है। तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तन को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की अंगुलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगल सेन जी? माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ
तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले। मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी, ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमा कर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता। कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो कहना। डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहां से बोतल निकाल लाया। ऐसी क्या बात है? मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली। चाचा की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई। फिर वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मूलिहाजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे, अब तू बोल, भाई क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया, पिताजी आप अकेले जाइए और 1.25 रुपए लेकर सगाई डलवा आइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर पगड़ी उतारी और सिर आगे झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए। बस 2 जने चले जाइए। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए। मैं कब कहती हूँ यह ना जाएं, यह भी जाएं, लेकिन और समधी भी जाएं। अपनी धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपियों को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दे जा, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का ना था। सबसे पहले माँ ने हार मानी।
क्या बुरा कहता है? आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। ये तो ₹1.25 में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर में चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगल सेन को कह दे तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चाहक उठी और भागी हुई बीरजी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा समधी है भी कौन? मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी टंकी खोली और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया, तो माजी का दिल बैठ गया। या सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा? मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पैजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर वह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाते हुए वो आगे बढ़ आई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी में से एक धुला पैजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पैजामा ले आई। संतू बूट पालिश करने लगा। आंगन के एन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बैठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगल सेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े व आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वह आव भगत हुई कि देखते बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सजधज कि मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो MA पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल BA पास किया है। घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका ₹1.25 भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए, नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो ₹1.25 ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर जाएगी, जो साक्षात लक्ष्मी बिराजेगी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कहा जो दिया, अब हम ₹1.25 ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटे के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी समधी के कान में बोले, लड़के का चाचा है, दूर का, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रूमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रूमाल उठाया
तो नीचे चांदी के थाल में चांदी के 3 चमचम करती कटोरियां रखी थी। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीरजी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाए रखने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन तो जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा, इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयां भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिलकर बधाइयां देने लगी। आवाज सुनकर बीरजी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वो ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीरजी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू, चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को फिर आवाज लगाई। इतने में माँ जी की याद आई। 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थी और चम्मच 2 ही थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठा कर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा, मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगल सेन जी? तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवाओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए के 1-1 चम्मच रहे होंगे। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है?
सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है बज्जात। बता, तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीजें दी, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं, बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा न ताव, मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवाएं। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं हो जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ी की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी, माँ जी ने बोला। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी अजीब ढंग से। धम्म से जमीन पर जो गिर पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके न रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटा आओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवा कर बैठ गई। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आकर खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकचा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया।
हाय, चम्मच मिल गया। माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ जी से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानियां कौशल और दूसरी कहानी बाबा जी का भोग। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तरकड़ाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी। इन युक्तियों के सामने बेचारी निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल काम आसान हो जाता, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उनकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उससे कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबू साहब रहा करते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही हार मुझे बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया बोली, सभी पहनती तो हैं, मैं क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी गिर पड़ोगी? सोचो भला, इस वक्त इस हार को बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। यदि 1 रुपए प्रति सैकड़ा की ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 के लगभग 1000 हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात में एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक्का बक्का होकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा लाना। माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से उतार लिया। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित जी बोले, हार उतार कर क्यों ना दे दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत सर पड़ने वाली है। हाय भगवान, मैं तो मर गई। पंडित जी बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, कोठरियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, सौज ग्राह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती ही नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, और कुछ तो नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़ों को ले जाना था तो मेरी चीज ले जाता,
पराई चीज ठहरी भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी अब मैं। पंडित जी बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना। माया बोली, हाय भगवान, ये अब जस बधा था। पंडित जी बोले, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी तो ना मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए, देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता, अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया बोली, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी बोले, बधिया बैठ गई और क्या। माया बोली, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी, उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी बोले, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी, मगर कि तुमने बहुत बड़ी भूल। माया बोली, भगवान से मांगने की चीज भी न देखी थी, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से कौन सा बड़ा सुख मिल गया था, मैं हूं ही बड़ी अभागन। पंडित जी बोले, आप पछताने से और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो, पड़ोसन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक न लौटा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंडित जी बालक राम को अब नित्य यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने, यूं अगर ठाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मण के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस छोड़कर धनोपार्जन में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना, दोपहर का सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में ही पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते, प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने यह विपत्ति सिर पर ली, कहीं पंडित जी बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर छीड़ होते देख माया को भी यह चिंता व्यथित करने लगी, यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था, उसकी चमक धमक सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी, मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। माया बोली, ये ऋण नहीं। पंडित जी बोले, और क्या है, बदला सही। माया बोली, बदला भी नहीं। पंडित जी बोले, फिर क्या है। माया बोली, तुम्हारी निशानी। पंडित जी बोले, तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया बोली, वो हार चोरी नहीं गया, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी बोले, सच। माया बोली, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी बोले, मेरी कसम खा। माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कसम खाती हूँ। पंडित जी बोले, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया बोली, हाँ मैंने तुमसे कौशल ही किया था। पंडित जी बोले, तो तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का क्या मूल्य देना पड़ा। माया बोली, क्या 400 रुपए से ऊपर। पंडित जी बोले, हाँ 600 से बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी, बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत्र का महीना था, किंतु यह दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उड़ गई थी। आधी महाजन ने ले ली थी, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत्र का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा,
क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है तो उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में साधु क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से ही कुछ मांग ला। स्त्री बोली, जिससे लिया है उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अगोहा निकला है ना, वही दे दे। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई होगी ना करना। स्त्री बोली, अरे कुछ तो अगोहा, पसेरी तो पसेरी है, बहुत होगा तो आज शेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, ये बला तो टलेगी, फिर की फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। ये गेहूं का आटा बड़ी यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं ही रहेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर स्त्री से आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में नहीं है। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात ना कह। रामधन बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु बोला, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, बाबा जी घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर न धंसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी ले जाकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ही लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर पर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पका कर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे यही साधु ही हैं। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं देवेंद्र कुमार की लिखी कहानी देवता लौट आए। उस द्वीप का नाम था बारा। वह दो बातों के लिए प्रसिद्ध था, अपनी पीली मछलियों के लिए और देवता के लौटने के त्योहार के लिए। न तो द्वीपवासी उन मछलियों को पकड़ते थे और न ही देवता की वापसी के त्योहार में द्वीप से बाहर का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता था। बारा के आसपास और भी कई द्वीप थे, लेकिन पीली चमकदार रंग वाली मछलियां केवल उसी द्वीप के तट पर आती थी, और वो भी रोज नहीं, केवल पूर्णिमा के दिन। बारा ऊबर खाबर तट पर बड़े बड़े पत्थरों का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ था। कोई नहीं जानता था कि मंदिर का निर्माण किसने कराया था। उसमें किसी देवता की मूर्ति भी नहीं थी, किंतु हर पूर्णिमा को झुंड की झुंड मछलियां आती और मंदिर के सामने तैरने लगती, फिर अगले दिन जाने कहाँ चली जाती। मछुआरे उन पीली मछलियों को कभी नहीं पकड़ते थे। जिस दिन पीली मछलियां आती उस रोज वे पानी में जाल भी न डालते, ताकि गलती से भी मछली न फंस जाए। उनका विश्वास था, अगर वे पीली मछलियों को पकड़ेंगे तो देवता उनसे नाराज हो जाएंगे। एक बार ऐसा ही तो हुआ था। काफी पहले की बात है, जब मछलियां सिर्फ पीली नहीं, खाली सोने की होती थी। धूप में ऐसे चमचम चमकती जैसे समुद्र की लहरों पर असंख्य सोने के सिक्के तैर रहे हों। एक दिन बारा के एक मछुआरे की नीयत डोल ही गई। बारा में आने वाले एक व्यापारी ने उससे कहा था, अगर तुम मुझे वे सुनहरी मछलियां ला दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। बस आ गया मछुआरा चक्कर में। उसने रात में सबसे छिपकर जाल डाल दिया। उस समय सारी बस्ती सो रही थी। मछुआरा खुश था, उसे इनाम जो मिलने वाला था, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो वह खाली थी। मछलियों ने सारा जाल काट दिया था। उस दिन के बाद जब भी वह मछुआरा समुद्र में जाल डालता तो न जाने कौन उसे काट डालता।
यह देख वह इतना घबरा गया कि बस्ती छोड़कर न जाने कहाँ भाग गया। हाँ, जाने से पहले उसने बस्ती वालों के सामने रो रो कर अपने अपराध की क्षमा मांगी थी। बस अगली पूर्णिमा को जब वे मछलियां दोबारा देव मंदिर के सामने प्रकट हुई तो वे सोने की न रहकर पीले रंग वाली साधारण मछलियां हो गई थी। यह देख बारा के निवासियों में धारणा घर कर गई कि लालची मछुआरे के कारण ही ऐसा हुआ है। उसके बाद से उन्होंने पीली मछलियों को हाथ न लगाने का प्रण कर लिया। सुनहली मछलियों से ही जुड़ा हुआ था देवता के लौटने का त्योहार, बारा का सबसे बड़ा पर्व। हुआ यूं कि एक बार बारा के मंदिर से देव मूर्ति गायब हो गई। सोने की मछलियों को पकड़ने की घटना के बाद ही ऐसा हुआ था। द्वीपवासियों को पक्का विश्वास हो गया कि पवित्र मछलियों को पकड़ने के कारण ही देवता रूठकर द्वीप से बाहर चले गए। यह बहुत पुरानी कहानी है जिसे द्वीप पर आज भी कहा सुना जाता है। पीली मछलियां उस देव मंदिर के सामने अब भी तैरती हैं। देव मंदिर में मूर्ति नहीं है, पर देवता के लौटने का त्योहार वर्ष की अंतिम अमावस्या की रात को मनाया जाता है। उस त्योहार की तैयारियां बाराद्वीप पर बहुत पहले से ही शुरू हो जाती थी। बस्ती के सारे घरों में सफाई होती थी, उनको कई रंगों से रंगा जाता था। बच्चे और बड़े सभी उस दिन नए वस्त्र पहनते थे। त्योहार वाले दिन सुबह सुबह पूरा बस्ती का कूड़ा समुद्र के किनारे इकट्ठा करके जला दिया जाता था। लोगों की धारणा यह था कि इस आग में गंदगी का राक्षस स्वाहा हो जाता है। इसके बाद फूल मालाएं लेकर बारा की स्त्रियां देव मंदिर पर जाती थी। वहां लगता था जैसे बसंत आ गया हो। इस दिन के लिए आसपास के द्वीपों से व्यापारी तरह तरह के फूल लेकर बेचने के लिए बारा के तट पर आते थे। देखते देखते उनके सारे फूल बिक जाते और वे संतुष्ट होकर लौट जाते। पूजा के बाद द्वीप के सब लोग साथ मिलकर भोजन करते। फिर शुरू होता नाच गाने का कार्यक्रम। पूरा वातावरण जैसे संगीतमय हो जाता। उस रोज सांझ ढलते ढलते द्वीप की सारी नौकाएं लौट आती थी और तट पर जगह जगह लकड़ियों के ढेर जमा करके उनमें आग लगा दी जाती थी। द्वीप के तट पर जलती आग समुद्र में दूर दूर तक दिखाई देती थी। वहां के मुखिया का आदेश था कि सूरज डूबने के बाद कोई नौका बारा के तट की तरफ न आए। इसका कारण द्वीपवासियों का वह विश्वास था कि रात के किसी पहर में देवता अपनी अदृश्य नौका में द्वीप पर आते हैं, मंदिर में विराजते हैं, द्वीपवासियों को आशीर्वाद देते हैं और फिर लौट जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से बारा में फसलें होती हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं, तूफानों से विनाश नहीं होता। इसलिए यह घोषणा बार बार की जाती थी कि दिन ढलने के पहले सब नौकाएं द्वीप पर लौट आएं। जब देवता की आदर्श नौका द्वीप पर आए तो उनका रास्ता एकदम साफ हो। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता था उसे मार मार कर द्वीप से भगा दिया जाता था। एक बार एक मछुआरा यह गलती कर बैठा था। उसकी नाव अंधेरा होने के बाद द्वीप के तट पर लौटी। उत्तेजित लोगों ने उस पर पत्थर फेंके, जिससे डरकर वह अपनी नाव अंधेरे में तट से दूर ले गया था। इसके बाद उसका पता नहीं चला। उस रात समुद्र में तेज तूफान आया था। सबने यही माना कि देवता ने उसे दंड दिया है और वह तूफान में डूबकर मर गया। उस दिन के बाद से किसी ने इस आदेश का उल्लंघन करने की गलती नहीं की थी। आज फिर अमावस्या का दिन था। सब नौकाएं तट से हटाकर किसी दूसरी जगह खड़ी कर दी गई थी। बारा का रेतीला तट सूना था, वहां एक भी नौका नहीं थी। देवता की आदर्श नाव के लिए रास्ता साफ कर दिया गया था। अंधेरा हुआ तो तट पर जगह जगह इकट्ठी की गई लकड़ियों की डोरियां में आग लगा दी गई। इसके बाद 12 द्वीपवासी देवता की आराधना में जुट गए। एकाएक हवा तेज हो गई। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। घुप अंधेरे में तट पर जलती लकड़ियों के ढेर चमक बिखेरने लगे। फिर लहरों पर डूबती उतरती एक नौका आकर तट पर लग गई। उसमें 2 आदमी सवार थे। तट पर तैनात पहरेदारों ने तुरंत नाव को घेर लिया। 12 के मुखिया को यह खबर भेज दी गई। पूरी बस्ती में आग की तरह खबर फैल गई। चीखते चिल्लाते लोग हाथों में पत्थर लिए वहां आ जुटे। यह समय देवता की सवारी आने का था। द्वीप वालों ने तट पर इसीलिए रोशनी की हुई थी। इन्हें दंड दो, मार दो, तुरंत हटा दो यहाँ से, लोग चिल्लाए। कई लोग उस नाव को पानी की ओर धकेलने लगे। तभी नाव में बैठा एक व्यक्ति बोला, मेरा साथी बेहोश है, हमें मौत के मुंह में मत धकेलो, हम पर रहम करो, नहीं तुमने द्वीप का नियम तोड़ा है। मुखिया ने कहा, तुम्हें दंड मिलेगा। कैसा नियम? यह समय द्वीप पर देवता के आने का है,
हम द्वीपवासी एक वर्ष से इस त्योहार की तैयारी करते हैं। तुम लोगों ने त्योहार में विघ्न डाला है। देवता तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। नाव भारी होने के कारण गीली रेत में धंस गई थी। द्वीपवासियों ने नाव में पड़े दोनों व्यक्तियों को नाव से उतार लिया और उन्हें मारते पीटते रेत पर घसीटने लगे। वे बार बार कह रहे थे, क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि आज द्वीप पर आना मना है? हमें देवता ने रास्ता दिखाया था, उनमें से एक ने कहा और लड़खड़ा कर रेत पर गिर पड़ा। देवता ने रास्ता दिखाया था? देवता ने द्वीपवासी फुसफुसा उठे। ठहरो, इनसे पूछने दो। मुखिया ने बस्ती वालों को रोक दिया। तब उस व्यक्ति ने अटकते हाँफते हुए बताया, हम दोनों सुबह यात्रा पर चले थे। शाम को तूफान में फंस गए। तेज लहरों में फंसी हमारी नौका तट से बहुत दूर चली गई। अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरा साथी बेहोश हो गया। मैं अकेला नाव संभाले था और देवता से प्रार्थना कर रहा था। एकाएक अंधेरे में कई रोशनियां दिखाई दी। मैं नाव को उधर ही खेने लगा। ऐसा लगा जैसे देवता ही मुझे रास्ता दिखा रहे हों, अपनी तरफ बुला रहे हों। अगर ये रोशनियां ना होती तो हम निश्चय ही डूबकर मर जाते। देवता मरते हुए को बचाते हैं, मारते कभी नहीं। उस व्यक्ति की बात सुनकर मुखिया कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, यह आदमी ठीक कह रहा है। देवता ने ही इन्हें रास्ता दिखाया है। ये देवता के लिए जलाए गए प्रकाश के कारण ही बच सके हैं। इन पर देवता का आशीर्वाद है। इन्हें कोई कुछ ना कहे। मुखिया की आवाज पर बस्ती वालों ने पत्थर फेंक दिए। नाव में सवार दोनों व्यक्तियों को बस्ती में ले जाया गया। उपचार के बाद दोनों स्वस्थ होकर अगले दिन अपने द्वीप चले गए। जब उनकी नाव रवाना हुई तो पूरी बस्ती उन्हें विदा करने आई। मुखिया ने कहा, आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। आज से हम यह बंधन हटा रहे हैं कि देवता के आगमन की रात कोई यहाँ न आए। तब से हर रात चाहे मौसम कैसा भी हो, बारा के तट पर आग जलाई जाती है। द्वीपवासी यह काम समुद्र में भटके हुए लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने देवता का यह आदेश समझकर ये काम करना प्रारंभ कर दिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं देवेंद्र कुमार जी की लिखी कहानी सुनहरी सारस। उन सब ने सफेद सारस को जैसे अपनी बिरादरी से बाहर निकाल दिया था। शुरू से ही पूरी कहानी सुनाता हूँ। भद्रा नदी के पास वाले क्षेत्र में सुनहरे रंग के सारस पाए जाते थे। यूं सारस आमतौर पर सफेद होते हैं, पर सुनहरी कहे जाने वाले उन सारसों के पंखों पर सुनहरी धारियां होती थी। तेज धूप में वे दूर से ही चमचम चमचम चमकते थे। देखने वाले अचरज में डूब जाते। भद्रा नदी के साफ पानी में कभी कभी सोने के रंग वाली मछलियां तैरती दिखाई देती थी। लोगों का कहना था कि उन मछलियों को खाने से ही वे सारस सुनहरी हो जाते थे। लेकिन उन सोन मछलियों को तो वहां के निवासी भी खाते थे। उनका शरीर वैसा क्यों नहीं हो गया? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। इस बारे में सब तरह तरह की बातें करते थे, पर इतना तय था कि अपने सुनहरी धारियों वाली पंखों के कारण भद्रा नदी के सारस दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए थे। भद्रा के दक्षिण तट पर एक घना वन था। वन और नदी के बीच वाली भूमि पर वे सारस बसेरा करते थे। कभी वहां से ज्यादा दूर नहीं जाते थे। एक बड़े आकार का सारस, जिनकी सुनहरी धारियां कुछ ज्यादा चौड़ी थी, सारसों की टोली का नेता था। हर समय अपनी प्रशंसा सुन सुनकर नेता तो घमंडी बन ही गया था। बाकी सारस भी गर्व से तने तने दिखाई देते थे। और क्यों ना हो, वैसे विचित्र पंख वाला भला किसी और पक्षी के पास पंख नहीं था। और फिर उन विचित्र सारसों के बीच एक श्वेत पंखी सारस ने जन्म लिया। शुरू में वह धुनी हुई रुई जैसा सफेद था। न जाने क्यों बस्ती के दूसरे सारस उस नन्हे सारस को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। यूं आकाश में बादलों को चीरकर उड़ने में और भद्रा नदी के निर्मल जल में फुदकती मछलियों और सोन मछलियों को झपट्टा मारकर उड़ा लेने की कला में वह दूसरे सारसों से किसी तरह पीछे नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी बस्ती में बेगाना था। नन्हा सारस, सब उसे जैसे अछूत समझते थे। कारण था उसके सफेद पंखों पर सुनहरी धारियां ना होना। एक दुर्गुण और भी था। उम्र बढ़ने के बावजूद उसके आकार प्रकार में कोई बढ़त नहीं थी। अपनी उम्र के अनुपात में बहुत छोटा दिखाई देता था। श्वेत पंखी, इसलिए उसका नाम ही नन्हा पड़ गया था। देखने में चाहे वह जैसा था, पर मन से स्वाभिमानी और संवेदनशील था नन्हा। अपने ही घर में यह अपमान उसे बहुत कसकता था। लेकिन क्या इसी बात पर वह अपनी माँ को छोड़ देता?
जब तक हुआ उसने हंसकर सहा, पर अकेले में रोने की आदत हो गई थी नन्हे को, और धीरे धीरे यह अकेलापन किसी डरावनी छाया की तरह उसे ज्यादा परेशान करने लगा। बस्ती में कोई भी समारोह हो, नन्हे सारस को अकेले भटकते देखा जा सकता था। अपनी औब और खीज मिटाने के लिए वह अक्सर भद्रा नदी पर बहाव के साथ दूर दूर तक उड़ता चला जाता। कुछ इस तरह की या तो आकाश के सफेद बादल उसे सदा के लिए छिपा ले, अथवा भद्रा का शांत जल समाधि दे दे। कितने घंटे उसने सोन मछलियों की तलाश में गुजारे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने को इस इच्छा से दूर कर लिया था कि काश उसके पंख भी सुनहरे हो जाएं। नन्हा अब एकांतवासी हो गया था। नदी तट पर अकेले उड़ते हुए लहरों पर उछलती मछलियों को गिनना या अपने घोंसलों की तरफ लौटते हुए पक्षियों को देखना ही उसका प्रिय खेल बन गया था। एक दिन दोपहर को जब आकाश एकदम नीला था, नदी पर उड़ान भरते हुए एकाएक नन्हे का मन उदास हो गया। अकेलेपन की अनुभूति आंखों से आंसू बनकर नीचे गिरने लगे। नदी में तैरते हुए कछुए ने पुकारा, नन्हे जरा नीचे आ जाओ, क्या बात है। नदी के दूसरे किनारे से पहले जहां पानी दो मोड़ घुमाता था, दो छोटे छोटे द्वीप बन गए थे। वहीं रहता था वह कछुआ। उसके और भी साथी वहीं पर रहते थे। द्वीप के आसपास पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। कछुए की आवाज सुनकर नन्हा नीचे उतरा। कछुए के पीठ पर अपने पंजे टिका दिए। उसे लिए लिए कछुआ द्वीप की तरफ तैरने लगा। अपने खोल में से गर्दन निकालकर कछुए ने नन्हे के उदास मुंह की तरफ देखा और अपना सवाल फिर दोहरा दिया, नन्हे मैं कई दिन से तुम्हें उदास देख रहा हूँ। नन्हे की आंखों में आंसू लाने के लिए अपनेपन के दो बोल ही काफी थे। वो फिर रो पड़ा। धीरे धीरे अपने मन का दुख कह गया। अब तक कछुआ नन्हे को लेकर द्वीप पर आ पहुंचा था। वहां मौजूद कछुओं ने नन्हे का स्वागत किया। कहा, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहीं रहो। इस द्वीप के किनारे सोन मछलियां खूब आती हैं। नन्हे ने देखा, द्वीप हरा भरा था, बहुत सुंदर था। छतनार पेड़ों पर रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे थे। उसे अच्छा लगा वहां का वातावरण। बस नन्हा वहीं रहने लगा। दिन की तेज धूप में नदी तट पर खड़े होकर वह सामने की ओर देखता तो मन में तूफान उठने लगता। वहां सुनहरी सारस इधर उधर उड़ते दिखाई दे जाते। बस बीच में एक नदी ही थी, लेकिन मन से वह बहुत दूर हो गया था अपने लोगों से। इसी तरह दिन बीतते रहे। सुनहरे सारस को नन्हे के खो जाने का कोई दुख नहीं था। उसे तो वे अपने सुनहरे कबीले पर एक सफेद धब्बा समझते थे। हाँ, नन्हे की माँ जरूर उदास थी। उस क्षेत्र में एक डाकू रहता था, दिलावर सिंह। वह डाके डालता, राह चलतों को लूट लेता। उसने भी कई बार देखा था सुनहरी सारसों को। न जाने किसने उसके दिमाग में यह बात भर दी थी कि उन सारसों की सुनहरी धारियां असली सोने की थी। बस एक रोज दिलावर सिंह ने योजना बना ली उन सब सारसों को पकड़ने की। एक रात वह अपने साथियों को लेकर भद्रा नदी पर आया। सुनहरी सारस तब सो रहे थे। उसने सब जगह फंदे लगा दिए, जाल बिछा दिए, पेड़ों पर लाशा लगा दिया। फिर वे सब दूर छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। वो एक काला दिन था। दिलावर सिंह की चाल में सुनहरी सारस आ गए। अभी सूरज अच्छी तरह उगा भी नहीं था कि सारे सुनहरी सारस दिलावर सिंह के कैदी बन गए। एक दो उड़ने उड़ना चाहा तो दिलावर सिंह ने उनके पंजों को नोच डाले। अपनी योजना सफल हुई देख दिलावर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस सुबह नन्हे के सामने के तट की ओर देखा तो रोज की तरह सुनहरे सारस उड़ते दिखाई ना दिए। वह कुछ सोचने लगा। उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक कछुए ने सब देख लिया था। वह तुरंत द्वीप पर लौटा, नन्हे को खुशखबरी सुनाई, लेकिन वह खुशखबरी नन्हे को खुश नहीं कर सकी। वह उदास होकर रोने लगा। उसे माँ की याद आ रही थी। कुछ भी हो, आखिर वे सब उसके भाई बंधु ही थे। कछुए ने नन्हे को बता दिया कि दिलावर उन सारसों को मारकर उसके शरीर में छिपा सोना निकालने जा रहा है। उसने दिलावर को अपने साथियों से इस तरह की बातें करते सुना था। कुछ करो, उन्हें बचाना चाहिए किसी भी तरह। इतना कहकर नन्हे रोने लगा। द्वीप के सारे कछुए नन्हे के मित्र बन गए थे। वे उसे रोता ना देख सके। सब मिलकर योजना बनाने लगे। नन्हे को भी उनकी योजना पसंद आ गई और झटपट ही उस पर काम भी शुरू कर दिया।
भद्रा नदी के दूसरे तट पर एक गुफा थी। उसके आसपास की चट्टानों पर सुनहरी सारस बैठा करते थे। वहां उनके सुनहरे पंख टूट टूट कर गिरते रहते थे। वहां काफी पंख पड़े रहते थे। यह बात नन्हा जानता था। वो वहां आया और जल्दी जल्दी ढेर सारे पंख उठा लाया। इसके बाद उसने एक पेड़ पर सुनहरी पंखों को जगह जगह अटका दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे उस पर बहुत से सुनहरे पंछी बैठे हों। अब द्वीप पर मौजूद सारे पंछी एक साथ चहकने लगे। उनका संवेद स्वर बहुत तेज था। उसे दूसरे किनारे पर खड़े दिलावर और उसके साथियों ने भी सुना। वे सब आश्चर्य से द्वीप की ओर देखने लगे। दिलावर तो नाच उठा खुशी से। अपने साथियों से बोला, अरे उस द्वीप पर तो बहुत सारे सुनहरे पंछी हैं, आओ उन्हें भी पकड़ लें, फिर सबका सोना निकाल लेंगे। लेकिन उस द्वीप पर जाना बहुत कठिन है। वहां नदी का बहाव बहुत तेज है, दूसरे डाकू ने कहा। सब नदी तट पर खड़े होकर द्वीप की ओर देखने लगे। द्वीप पर कैसे पहुंचा जाए, यह एक गंभीर समस्या थी। तभी दिलावर चौंक पड़ा। उसने देखा नदी तट से द्वीप तक पानी में थोड़ी थोड़ी दूर पर गोल गोल पत्थर उभरे हुए हैं। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने पत्थरों का पुल बना दिया हो। बस डाकुओं ने ज्यादा सोच विचार न किया। पानी पर उभरे उन पत्थरों पर पैर रखकर तेजी से द्वीप पर जा पहुंचे। द्वीप पर पहुंचने के बाद अगर वे पीछे मुड़कर देखते तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। असल में पानी में दिखाई देने वाले गोल पत्थर और कुछ नहीं, कछुए ही थे। उनकी कड़ी पीठ को ही पत्थर समझा था डाकुओं ने। डाकुओं के द्वीप पर पहुंचते हुए कछुए पानी से गायब हो गए, यानी वो पुल टूट गया जिस पर होकर डाकू द्वीप तक पहुंचे थे। डाकुओं ने उस पेड़ को घेर लिया। वे ऊपर चढ़ने लगे। तभी द्वीप के सारे पंछी एक साथ जोर से चहचहाने और आकाश में उड़ने लगे। नन्हा भी उनके साथ था। डाकुओं को अपनी भूल पता चली। वे जल्दी से पीछे लौटे, घबराकर वहीं रुक गए। अब लौटने का कोई उपाय नहीं था। कैसे क्या हो गया या किसी को समझ में नहीं आया। द्वीप के चारों ओर पानी के बड़े बड़े भंवर बन रहे थे। दिलावर सिंह और उसके साथी द्वीप पर बुरी तरह फंस गए थे। तभी द्वीप के सारे पंछी डाकुओं पर मंडराने लगे। वे चीख रहे थे, डाकू कैदी हो गए, डाकू फंस गए। दिलावर सिंह के साथी आकाश की ओर देखने लगे तो पानी में से आवाज आई, डाकू बेवकूफ हैं, डाकू बेवकूफ हैं, फंस गए। वे कछुए थे। वे पानी में तैरते हुए बोल रहे थे। अब सारे पंछी और कछुए भद्रा के दूसरे किनारे पर गए। कैद में छटपटाते हुए सुनहरी सारसों को मुक्त कर दिया। सुनहरी सारस बेहाल थे, इतना घबरा गए थे कि मुक्त होने पर कुछ देर तक डर के मारे उड़ भी ना सके। धीरे धीरे उन्हें सारी बातें पता चली। ये सब नन्हे की वजह से हुआ था। वही नन्हा जिसे वे सब अछूत समझते थे। कछुए ने वह द्वीप छोड़ दिया। वहां रहने वाले पंछी उड़कर दूर चले गए। दिलावर और उसके साथी वहां ना जाने कब तक के लिए कैद हो गए थे। अब नन्हा सबका प्यारा था, दुलारा था। यूं उसका रंग सफेद था, लेकिन वह सुनहरी सारसों के बीच में बड़े शान से उड़ता था, सुनहरी कौंध के बीच छोटी सी सफेद बदली की तरह। सुनहरी सारसों को डर था कि कहीं नन्हा इस बार रूठ कर चला ना जाए। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं हरि कृष्ण देवसरे की लिखी कहानी साहसी रतन। रतन की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। बड़ी मुसीबत के बाद कल्लू रतन को पाल सका, लेकिन गरीबी है कि पीछा नहीं छोड़ती। कल्लू चाहता है कि किसी तरह उसका रतन पढ़ लिख जाए और उसके जीवन की सारी साधना सफल हो जाए। वह सोचने लगा कि कल मकर संक्रांति है, मेला लगेगा, आसपास के गांव के सभी लोग इकट्ठे होंगे, बच्चों को तो और खुशी होगी। पर मेरा रतन मेले में कैसे जाएगा? मैं जानता हूँ कि वह मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, फिर भी गांव के और बच्चों को देखकर वह क्या सोचेगा? तो क्या मेरा रतन यूं ही खाली हाथ मेले में जाएगा? नहीं नहीं, मैं सवेरा होने के पहले ही जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बेचकर रतन को मेले के लिए पैसे दूंगा। और हाँ, कल खाने के लिए एक दाना भी तो नहीं है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। यह सोचते सोचते कल्लू सो गया। सुबह चारों तरफ सुनहरी धूप फैल गई। रतन उठा तो उसने देखा कि कल्लू अभी तक सो रहा है। उसने अपने बापू को जगाया, पर यह क्या, उसकी तो देह अंगारे सी तप रही है।
कल्लू को जार का बुखार चढ़ा था। रतन दौड़ कर गया और रमेश भैया, जो उस गांव के ग्राम सेवक थे, को बुला लाया। उन्होंने कल्लू को दवाई दी। रतन बापू को आराम करने का तकाजा करके खुद लकड़ी काटने चला गया। सारे दिन वह लकड़ी काटता रहा। जब लकड़ी का गट्ठर उठाकर चला तो शाम हो गई थी। सूरज छिपने को था और रतन को जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। अचानक उसे कुछ लोगों की बातचीत और हंसी के ठहाके सुनाई पड़े। वह उस समय नदी के पुल पर से गुजर रहा था। आवाज सुनते ही वह ठिठक गया। इधर कई दिनों से बिंदा डाकू की चर्चा थी। लोग कहते हैं कि बिंदा इसी इलाके में आ गया है, उसके अत्याचार शुरू होने वाले हैं। रतन ने इस समाचार को सुना तो था, पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। पुल के नीचे बैठे हुए आदमियों की बातें सुनकर वह समझ गया कि यह बिंदा डाकू का गिरोह है, जो आज रात उसी के गांव में हमला करने वाला है। रतन ने लकड़ी का गट्ठा चुपचाप वहीं रख दिया और दबे पैरों से भाग निकला। उसने सोचा कि गांव चलकर लोगों को सूचना दे दूं कि डाका पड़ने वाला है, होशियार हो जाओ। लेकिन गांव में किसी के पास हथियार आज न होने के कारण रतन ने वहां सूचना देने के बजाय थाने पर जाना ज्यादा ठीक समझा। वह उसी ओर बेतहासा भागने लगा। रतन का शरीर दर्द से टूट रहा था, गला प्यास से सूखने लगा, लेकिन पैरों की गति कुछ और ही कह रही थी। अभी उसे 5 मील और दौड़ना था। डाका रात में 11 बजे पड़ता था। 2-2.5 घंटे और बचे थे। रतन जल्दी से जल्दी थाने पर पहुंचना चाहता था, लेकिन प्यास से सूखते हुए गले ने साथ ना दिया और बेहोश सा होकर वो वहीं पर गिर पड़ा। अचानक उधर से सुपरिटेंडेंट पुलिस की जीप गुजरी। उन्होंने रतन को पड़ा हुआ देखकर जीप रोक दी। पानी की छींटे मारने से रतन को होश आया और उसने पानी पिया। फिर उसने सारी बातें बताई। सुपरिटेंडेंट ने कहा, बेटा, तुमने हमें यह सूचना देकर बहुत अच्छा काम किया है। रतन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका उत्साह दुगना हो गया। एसपी साहब ने सब इंस्पेक्टर शेर सिंह से कहा, अभी दलबल सही चलना ठीक नहीं है, क्योंकि संभवतः डाकुओं को हमारे बारे में पता लग जाए और वे भाग जाएं। इसलिए तुम रतन को गांव में छोड़कर वापस आ जाओ। मैं बाकी लोगों का इंतजार यहीं करता हूँ। सब इंस्पेक्टर शेर सिंह के साथ रतन गांव के लिए चल दिया। चलते समय एसपी साहब ने रतन से कहा कि वह चुपचाप यह पता लगाए कि डाकू किधर से और किस समय आते हैं, उसमें कितने आदमी हैं और किस घर में घुसेंगे। रतन ने इस काम को करने का पक्का वादा किया। गांव पहुंचते ही उसके जी में आया कि चलकर जरा बापू को देखाऊं, लेकिन इधर काम बिगड़ जाने के डर से नहीं गया। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा और फिर गांव के बाहर लगे हुए एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर चुपचाप बैठ गया। जंगल से आने वाले हर आदमी को इस पेड़ पर से देखा जा सकता था। लगभग पौन घंटा तक रतन बैठा रहा। थकान और दर्द के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अपने कर्तव्य से एक पल के लिए भी हटना नहीं चाहता था। अचानक कुछ आदमियों की आने की आहट उसे मिली। वह तुरंत चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। सामने से 5 आदमी आ रहे थे। उस सबके सिर और मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे। कंधे पर बंदूकें लटक रही थी। रतन समझ गया कि यही बंदा का गिरोह है। जब वे कुछ दूर निकल गए तो रतन धीरे धीरे पेड़ से उतरा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। डाकू एक मकान के सामने रुके। यह मकान रघु आड़तिया का था। एक डाकू ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला और सब डाकू अंदर चले गए। दरवाजा फिर बंद हो गया। अब रतन को पुलिस की चिंता हुई। वह इधर उधर देखने लगा कि तभी गांव के बाहर 2 मोटरों की बत्तियां दिखी। रतन समझ गया ये पुलिस की गाड़ियां हैं। वो भागकर वहां पहुंचा और सारी स्थिति की सूचना दी। सारे गांव में अंधकार फैला हुआ था। सारा काम बड़ी सावधानी से करना था। पुलिस के दल को 3 टुकड़ियों में बांट लिया गया। पहली टुकड़ी ने गांव के चारों ओर घेरा डाला।
दूसरी टुकड़ी खेत के पास ओट में छिप गई और तीसरी टुकड़ी रघु आड़तिया का घर घेरने के लिए आगे बढ़ी। रतन, शेर सिंह और एसपी साहब इसी टुकड़ी के साथ थे। रघु का घर देखने के बाद यह निश्चय किया गया कि इस समय हमला करना ठीक नहीं है। सब डाकू मकान के अंदर बंद है। सवेरा होने से पहले ही वे निकलेंगे, तभी उन पर गोली चलाई जाए। रात को करीब 3 बजे मकान के अंदर कुछ आहट हुई। बिंदा ने अपने साथियों को सावधान किया और बताया कि पुलिस ने घेरा डाल दिया है। सबसे पहले डाकुओं ने मकान के अंदर से गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई। इसी बीच बिंदा ने खिड़की से झांककर पुलिस वालों की स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन तभी एक जवान की गोली उसके सिर को बेध कर निकल गई। बिंदा गिर पड़ा। बिंदा के मरते ही 2 डाकू मकान के छप्पर ऊपर चढ़कर भागे, परंतु वे भी पुलिस की गोलियां खाकर वहीं गिर गए। बचे हुए 2 डाकुओं ने पहले तो कई गोलियां चलाई, लेकिन फिर दरवाजा खोलकर भाग निकले। पुलिस की गोलियों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। सवेरा हो चुका था। गांव के सभी लोग गोली चलने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। पुलिस वालों ने 5 डाकुओं की लाशों को इकट्ठा किया। डाकू दल का अंत देखकर सभी ने संतोष की सांस ली। मुखिया जी ने एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन एसपी साहब ने कहा, मुखिया जी धन्यवाद हमें नहीं, अपने रतन को दीजिए। रतन ने ही आपके गांव की रक्षा की है। अगर रतन ने हमारी मदद न की होती तो शायद हमें इस डाकू दल का अंत करने में इतनी आसानी ना होती। इसने अपनी जान पर खेलकर गांव को डाकुओं से बचाया है। आप लोगों का सौभाग्य है कि इतना साहसी लड़का आपके गांव में है। मुखिया जी ने प्रसन्नता से रतन को झपटा लिया। तभी अपने रतन को ढूंढता हुआ कल्लू वहां आ पहुंचा। रात भर उसे होश ही नहीं रहा। सवेरे अपने रतन को ना पाकर घबराया हुआ ढूंढने निकला। एसपी साहब ने कल्लू से भी उसके बेटे की प्रशंसा की और सारी कहानी सुनाई। कल्लू की छाती खुशी से फूल उठी। एसपी साहब ने कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही नहीं, गांव भर का अनमोल रतन है। तुम इसे मेरे साथ भेजो, मैं इसे पुरस्कार दिलाऊंगा। कल्लू ने खुशी से रतन को भेज दिया। उस दिन से रतन गांव भर का सबसे प्रिय और आदर्श लड़का बन गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरिकृष्ण देवसरे की लिखी कहानी बंदर का कलेजा। जब बंदर ने मगर की पोल खोल दी तो मगर बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन बंदर ने मन ही मन मगर को पाठ पढ़ाने की बात तय कर ली थी। कुछ दिनों बाद दोनों में फिर से दोस्ती हो गई थी। बंदर मीठे मीठे जामुन टपकाने लगा और मगर उन्हें खुद भी खाता और अपनी मगरनी को खिलाने के लिए ले जाता। एक दिन बंदर बोला, मगर भाई मैं शहर जाना चाहता हूँ। क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? मगर ने पेड़ के नीचे बालू पर लेटे लेटे ही पूछा। बात यह है कि तुम्हें मैं दिल से प्यार करता हूँ। उस दिन मैंने भाभी को अपना कलेजा ना खिलाकर अच्छा नहीं किया। मुझे आज भी इसका पछतावा है। मैं चाहता हूँ कि इस कर्ज से मुक्त हो जाऊँ। यह सुनकर मगर हंसा और बोला, अरे छोड़ो भी इन बातों को, तुम तो घर में ही रहो, शहर जाकर क्या करोगे? नहीं भाई, नया साल आ रहा है, बाजारों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनी होंगी। मैं जाकर उन्हें खाऊंगा तो मेरा कलेजा खूब मीठा हो जाएगा। तब उसे अगर भाभी खाएंगी तो बहुत बहुत खुश होंगी। अभी तो उन्होंने सिर्फ जामुन का मजा चखा है, तब गुलाब जामुन का मजा आएगा। बंदर ने देखा कि मगर के मुंह से लार टपक रही थी, लेकिन उसने करवट लेते हुए मुंह पोंछा और बोला, ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, मगर जल्दी लौट आना। और अगले दिन बंदर चला गया। मगर और मगरनी बड़े खुश थे। उनमें पहले तो झगड़ा हुआ कि बंदर का कलेजा इस बार मगर खाएगा, और मगरनी कहती कि बंदर ने उसे देने के लिए कहा है। उस दिन तालाब में पानी खूब उछला, क्योंकि मगर और मगरनी दोनों में झगड़ा हुआ था। तालाब की मछलियां बेचारी दिल थामे बैठी रहीं। अंत में आधा आधा कलेजा बांटकर खाने पर समझौता हो गया। उधर बंदर शहर में पहुंचा। उसने पहले खूब मिठाइयाँ खाई, फिर मगर मगरनी को पाठ पढ़ाने का उपाय सोचने लगा।
वह बाजार में घूम रहा था कि एक दुकान पर उसे 2 कलेजे टंगे दिखे। बंदर मन ही मन खुश होकर उन्हें वहां से चुराने की ताक झाक करने लगा। दोपहर में दुकान का मालिक खा पीकर थोड़ी झपकी लेने लगा। इस बीच बंदर ने दोनों कलेजे उड़ा दिए। उन्हें लेकर वह एक मकान की छत पर आकर देखने परखने लगा। दोनों नकली थे, प्लास्टिक के बने हुए थे। उसने उन्हें थोड़ा सा चबाया तो काफी मेहनत लगी और कुछ स्वाद भी ना आया। बंदर बहुत खुश हुआ। अब वह एक पटाखे की दुकान में आया। उसने वहां से गोलमोल पटाखा का एक पैकेट लिया। उन पटाखों को उसने दोनों कलेजों में भर दिया। शाम होते होते बंदर जंगल को लौट आया। सवेरे सवेरे मगर बंदर को देखने पहुंचा। अरे आओ भाई, मैं तो रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बंदर ने कहा, ये देखो, और उसने एक कलेजा दिखाया। मगर बहुत बहुत खुश हुआ। बंदर बोला, भाई आज की दुनिया का निराला ठाठ है, अब तो दिल बदल देते हैं। मैंने भी सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त के लिए अपना दिल बदलवा लूं। जिंदा रहूंगा तो और सेवा कर लूंगा। कहा, ये दोनों दिल तुम ले जाओ, एक तुम्हारे लिए, एक भाभी के लिए। पर भैया तुम जिंदा कैसे हो? मगर ने पूछा। मैंने तो नकली दिल लगवा लिया है, कहकर बंदर हंसा और फिर नीचे उतरकर मगर को दोनों कलेजे दे दिया। मगर कलेजे लेकर बड़ी तेजी से पानी के अंदर गायब हो गया। पर थोड़ी देर बाद पानी के अंदर बड़ी हलचल हुई। खूब पटाखे चले और पानी की लहरें उछली। बंदर पेड़ पर बैठा सारा तमाशा देखता रहा। कुछ देर बाद मंगर और मगरनी की लाश तालाब में तैरने लगी। बंदर ने मन ही मन सोचा कि अब चलो, अब लोग इस तालाब के किनारे आने से डरेंगे नहीं। मगर मगरनी का आतंक खत्म हो गया। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी सीख ना दूंगा बांदरा। बंदर ने बया पक्षी का घोंसला नोच कर फेंक दिया। बेचारा बया बेघर होकर एक पेड़ के ठूंठ पर उदास होकर बैठ गया। उस समय बादल छटने लगे, पानी थम गया था। अन्य पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। उन्हें बया पक्षी की हालत पर बड़ी दया आई, साथ ही उस अनाड़ी बंदर पर क्रोध भी आया। एक पक्षी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, देखो तो कैसा अनाड़ी बंदर है, बारिश के इन दिनों में बेचारे को बेघर कर दिया। और क्या, बया ने कोई बुरी बात तो कही न थी। दूसरे पक्षी ने पहले की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वह बोला, बया ने यही तो कहा था ना, तुम भी मेरे जैसा घर बना लो या किसी गुफा कंदरा में जा छिपो। इस तरह पानी में भीगने से क्या लाभ? कोई बात नहीं प्यारे, तुम तो हम पक्षियों में इंजीनियर माने जाते हो। बंदर ने एक घर उजाड़ा तो क्या हुआ, तुम वैसे 100 घर बना लोगे। पर हाँ, बंदर को उसके किए का मजा जरूर चखाओ। घोंसला बनाने में कुशल बया पक्षी उसी दिन से फिर अपना घोंसला बनाने में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसका घोंसला तैयार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य, एक दिन न जाने कहां से वही बंदर फिर घूमता फिरता उधर आ पहुंचा। उसने बया का नया घोंसला देखा तो एकदम आग बबूला हो उठा। दांत किटकिटा कर बोला, तूने फिर अपना घर बना लिया, ठहर तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर वह बया के घोंसले की ओर लपका। जान खतरे में देख बया पक्षी घोंसला छोड़कर उड़ा और दूर एक पेड़ पर जा बैठा। लेकिन बंदर भला क्यों मानने लगा। वह सीधा घोंसले के पास गया और उसे नोचकर फेंक दिया। बया पक्षी ने अपना घोंसला उजड़ते देखा तो मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कहीं और अपना घोंसला बनाएगा। इस दुष्ट बंदर से छुटकारा पाने का यही उपाय हो सकता है। उड़ते उड़ते बया पक्षी एक शहर में पहुंचा। वहां एक बस्ती थी मजदूरों की। कोई 10 झोपड़ियां रही होंगी। बया पक्षी पास के एक पेड़ पर बैठा था। उसने देखा कि खाकी वर्दी पहने एक आदमी आया और उसने एक झोपड़ी के मालिक से कुछ बातें की। झोपड़ी का मालिक उसके सामने हाथ जोड़ता, पर वह मानने से इनकार करता रहा। देखते देखते उस खाकी वर्दी वाले आदमी ने झोपड़ी उखाड़कर फेंक दी। थोड़ी देर बाद खाकी वर्दी वाला आदमी चला गया। उसके जाते ही कई लोग अपनी अपनी झोपड़ियों से निकल आए और उस आदमी को समझाने बुझाने लगे। बया पक्षी को लगा कि यह खाकी वर्दी वाला आदमी भी बंदर की तरह है, जिससे शायद सभी डरते हैं।
अपनी उजड़ी हुई झोपड़ी देखकर वह आदमी रो रहा था। उसके पड़ोसी समझा रहे थे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे कुछ दे दो तो मान जाएगा। आज उसने झोपड़ी तोड़ दी ना। लेकिन भाई ये तो अंधेर है। जब हमें म्यूनिसिपालिटी ने यहाँ झोपड़ी बनाने की जगह दी है तो फिर इस जमादार को हम पर रौब जमाने का क्या अधिकार है? दूसरे पड़ोसी ने जरा तहस के साथ कहा, कहते तो ठीक हो पर सुनता कौन है? हर आदमी इस ताक में रहता है कि कैसे किसी से 4 पैसे ऐंठ लिए जाएं। आजकल रिश्वत का बोलबाला है। यह एक पक्षी है जिसकी सहायता से मजे ही मजे किए जा सकते हैं। पहले व्यक्ति ने कुछ व्यंग से कहा। सो तो ना कहो, तीसरा पड़ोसी बोला। जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। बस हिम्मत होनी चाहिए। अब उस झोपड़ी का मालिक बोला, हाँ अब तो हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बया पक्षी ने झोपड़ी के मालिक की बात सुनी तो उसने भी मन ही मन निश्चय किया कि वह बंदर से अवश्य बदला लेगा। वह छोटा है तो क्या, जो सच्चाई की राह पर चलता है वो कभी नहीं हारता। अगले दिन बयां फिर उसी पेड़ पर आ बैठा। उसने देखा कि झोपड़ी का मालिक पूरी मेहनत से अपनी झोपड़ी तैयार करने में लगा हुआ है। शाम तक उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब बयां को इंतजार था उस खाकी वर्दी वाले जमादार का। न जाने क्यों बयां की आंखों के सामने उसी बंदर का चेहरा घूम जाता और फिर अपने घोंसले के उड़ते हुए तिनकों की याद आ जाती, जिसे याद करके वह रो पड़ता। सवेरे उसे वह रिश्वती जमादार आता दिखाई दिया। बयां बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा कि अब आगे क्या होगा। जमादार आते ही घुर्राया, तेरी या मजाल, तूने फिर झोपड़ी बना ली। उसकी आवाज सुनते ही झोपड़ी का मालिक जल्दी से बाहर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर गरीब आदमी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दया और तुम पर? जमादार हंसा। अच्छा आज देता है कुछ या फिर झोपड़ी उखाड़ कर फेंकूं? नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना करें। और फिर उसने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर जमादार के हाथ में थमा दिया। जमादार खुश हो गया। उसने नोट जेब में रखा, पर जैसे ही वह मुड़ा कि पीछे से आवाज आई, जमादार जैसे हो वैसे ही खड़े रहो। जमादार चौंका। उसने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर उसकी ओर आगे बढ़ते आ रहे थे और उनके पीछे म्यूनिसिपल पार्टी का कमिश्नर। उन्होंने 5 रुपए के नोट पर अपने हस्ताक्षर किए थे और वही नोट उसे दिया गया था। जमादार रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। आसपास की झोपड़ियों के लोग भी निकल आए और उन सभी ने जमादार के अत्याचार की कहानी सुनाई। बयां पक्षी मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब उसका साहस बढ़ चुका था। उसने बंदर से बदला लेने तथा उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। वह फिर उसी जंगल में आया और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगा। इस बीच उस बंदर का उत्पात बहुत बढ़ चुका था। आसपास के पक्षियों ने बयां को फिर घोंसला बनाते देखा तो लगे समझाने, मूर्ख, 2 बार घर उजड़ चुका है फिर भी अक्ल नहीं आई। आजकल उस बंदर को बयां के घोंसले से ही चिढ़ हो गई है। जिस पेड़ पर घोंसला देखता है उसे तुरंत नोचकर फेंक देता है। लेकिन बयां पक्षी जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा, ठीक है, इस बार जब मेरा घोंसला नोचने आएगा तब बताऊंगा। कई दिन के मेहनत के बाद घोंसला बनकर तैयार हुआ। फिर यह सूर्योदय से पहले ही एक बगीचे में पहुंचा। उसने एक अमरूद तोड़ा। डंठल के पास उसने बड़ी चतुराई से एक छेद किया। फिर एक पकी हुई लाल मिर्च उसके अंदर दबा दी। ऊपर से अमरूद का गूदा भर दिया और उसे लेकर वापस अपने घोंसले में आ गया। कुछ ही देर में उसके 3-4 साथी पक्षी उड़ते हुए आए। उन्होंने बताया, बंदर इधर ही आ रहा है, होशियार हो जाओ, तुम्हें तो पहले ही मना किया था। बयां ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ही क्षणों में कूदता फांदता बंदर उधर आ पहुंचा। बयां का घोंसला देखते ही वह उधर लपका, लेकिन तब तक बयां पक्षी चोंच से अमरूद दबाए बाहर निकल आया। बंदर अभी एक मोटी डाल पर बैठा था। बयां उसके पास की दूसरी डाल में जा बैठा। अमरूद को उसने संभाल कर रखा और बंदर से बोला, आप मुझसे बेकार ही नाराज हो, ये लीजिए,
आज मैं आपके लिए कितना बढ़िया अमरूद लाया हूँ। अब मुझ पर दया कीजिए और घोंसला नोचना बंद कर दीजिए। बंदर ने अमरूद देखा तो मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत अमरूद की ओर लपका और उठाकर खाने लगा। बया पक्षी उड़कर अपने साथियों के पास आ बैठा। वे पास के पेड़ पर बैठे तमाशा देख रहे थे। बया ने उन्हें बताया कि उसने अमरूद के अंदर लाल मिर्च छिपा दी है। बंदर जल्दी जल्दी अमरूद खा रहा था। अचानक वह उछल पड़ा, जोर जोर से चींची चींची करते हुए इधर उधर भागने लगा। मिर्च ने अपना काम कर दिखाया था। बया और उसके साथी उसे इस तरह उछलते देखकर बहुत खुश हुए। बंदर को अब बया पर बेहद क्रोध आ रहा था। वह उसके घोंसले को तोड़ने के लिए दौड़ा। बया ने इस बार बहुत ही पतली टहनी पर अपना घोंसला लटकाया था। बंदर क्रोध में कूदता हुआ लपका और जैसे ही घोंसला पकड़ने के लिए झपटा कि टहनी टूट गई। बंदर धड़ाम से नीचे आ गिरा। वह बुरी तरह लूलुहान हो गया था और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। बया ने चैन की सांस ली और बोला, अब कभी बंदर को सीख नहीं दूंगा। सुनते हैं अगली कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस। एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब में पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पर अकलू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत ही अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसे अकलू नाम से पुकारते थे। जंगल के जानवर अक्सर अपने झगड़ों का फैसला कराने अकलू के पास आया करते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अकलू अपने पेड़ पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद वह तालाब से निकली तो उसकी देह में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसका यह रूप देखा तो बड़ी जोर से खीखी खीखी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। वह गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह में कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ना जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही है। जा जा, बड़ा आया। भैंस ने धमकाया, जरा नीचे आ तो अभी मजा चखा दूं। अरे जा अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा। चली है बड़ी बनने, इतना बड़ा डील तो है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं पाई। इस बार अकलू और जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर 2-3 बार उछला कूदा। भैंस भला अकलू की बातें क्यों सहने लगी? उसे ताव आ ही गया। वह लाल पीली होकर बोली, तो फिर आ ना, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तू या मैं। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल के अन्य जानवरों के कानों तक पहुंची। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक शेर बना और रेफरी गीदड़। जंगल के सभी जानवर यह मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जमा हो गए। इधर अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था। उसे तैरना तो आता ही न था। आखिर उतना बड़ा तालाब कैसे पार कर जाएगा? जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो गीदड़ ने दोनों को सावधान किया। उसके हुआ करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण कुछ सूझता ही न था। उसे डर था कि कहीं आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख ना साबित हो जाए। अचानक गीदड़ ने हुआ की पुकार लगाई। भैंस तैयार खड़ी थी। वह तालाब पर पिल पड़ी। अब अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक एक तरकीब समझ में आ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाली से उस डाली 2-4 छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। अभी भैंस थोड़ी ही दूर गई थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम्म से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई
पर अकलू ने उसकी पूंछ ही पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि देखें पहले कौन पहुंचता है। भैंस किसी तरह धीरे धीरे किनारे पहुंची। अभी जमीन थोड़ी दूर पर थी कि अकलू फिर जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला किया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से लोग कहने लगे कि आखिर अक्ल बड़ी या भैंस। धन्यवाद।